हेलो एवरीवन। क्लास 11th फिजिक्स की सेकंड क्लास। हम लोग फर्स्ट क्लास अपनी कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ये सेकंड क्लास है और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे जो पिछला टॉपिक था, जैसे कि हम लोगों ने 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेस पढ़े थे नेचर में कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आज हम उसके आगे शुरू कर रहे हैं, तो हमारा जो सेकंड फोर्स आ रहा है नंबर 2 पे, और जो आज का पहला फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल बताया जाता है कि जैसे कि विद्युत चुंबकीय बल वह विद्युत बल है जो दो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। जब भी नेचर में या स्पेस में कहीं पर दो आवेश होंगे, चाहे वो स्टैटिक मीडियम में हो, मतलब स्टैटिक स्टेट में हो या डायनेमिकल स्टेट में हो, तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। और यही आवेश जब मूव करने लगते हैं तो मैग्नेटिक फोर्सेस भी उत्पन्न होते हैं, तो उनके बीच में फिर मैग्नेटिक फोर्सेस भी आ जाते हैं। तो मेन रीज़न जो है विद्युत चुंबकीय बल का वो है आवेश, चाहे वो स्टैटिक स्टेट में हो या डायनेमिकल स्टेट में या चलती हुई अवस्था में कहते हैं उसे। तो ये भी एक नेचर में फोर्सेज होते हैं जिन्हें हमारी 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेज में से ये एक हैं विद्युत चुंबकीय बल। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। विद्युत चुंबकीय बल बहुत सारे बल हैं जो हमारे आसपास जो पाए जाते हैं, वो सब उनका कारण विद्युत चुंबकीय बल ही होता है। इवन घर्षण बल जो आप सभी लोग जानते हैं, घर्षण बल कि जो दो डिफरेंट सरफेसेस के बीच में वर्क करता है, जब एक के ऊपर एक सरफेस चलती हैं, रगड़ खाती हैं, चाहे वो हाथों का मलना हो, चाहे वो पैर से चलना हो ज़मीन पे, चाहे वो वाटर के लेयर्स के बीच में जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जैसे विस्कोसिटी कहते हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय बल के अंदर ही आते हैं। तो फिर से हम बता दूं कि नेचर में 4 तरीके के फोर्स हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे फोर्स, ये कूलाम का नियम है कि F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो नेचर में अगर दो आवेश स्थित हैं और किसी दूरी स्मॉल आर पर हैं, तो उनके बीच में विद्युत बल लगता ही लगता है। और यही आवेश अगर जब मूव करने लगते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और फिर चुंबकीय बल भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जो आप लोग अपने 12th क्लास में पढ़ोगे। सो एक इंट्रोडक्टरी के लिए यहाँ पे बताया गया कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल के गुण कुछ ये है। जैसे विद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेज भी है, और ये संरक्षी बल है, कहने का मतलब है ये। सेकंड है, ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। देखिए जरूरी बात यह है कि पिछला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो केवल आकर्षण बल होता है, जबकि यह बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों शो करते हैं। तीसरा, यह एक दीर्घपरासीय बल है। दीर्घपरासीय मतलब इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, यानी अगर दो आवेश बहुत ज़्यादा दूरी पे भी रखे हों, मतलब 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो उनके बीच में भी हम फोर्स मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स लगना ही लगना है। हालांकि ये होता है कि जितनी दूरी बढ़ती जाती है फोर्स उस हिसाब से उसके इन्वर्स वे में कम होता रहता है, इन्वर्स को लॉ फॉलो करता है। सो कुल मिला के ये जो फोर्स होते हैं इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ये आप कभी ये नहीं कह सकते कि अगर कोई दो चार्ज 100 किलोमीटर पर रखे हुए एक दूसरे दूरी या फिर ज़्यादा दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स वर्क नहीं करेगा। देयर विल बी फोर्स ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, इसमें ये एक बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। मैंने आपको बताया कि दूरी बढ़ने पर इसकी जो बल की जो वेटनेस है, यानी बल का जो मात्रा है वो कम होने लगती है। और ये किस तरीके से कम होती है, जैसे पिछले फॉर्मूले आप देखो 1/r²। तो 1/r² के प्रोपोर्शनल में या आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, कहने का मतलब यही है कि ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। फिर में देखा रखा है, दो प्रोटॉनों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे इतना गुना ज़्यादा बलशाली होता है, 10⁻36 गुना। 10 की पावर या 10 की घात 36 गुना मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना नहीं, 10 की घात 36, यानी एक के आगे आप 36 जीरो लगा दोगे, इतने गुना उससे ज़्यादा फोर्सफुल होता है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। सिक्स पॉइंट में है, ये बल आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये बल जो होता है आपके बीच दो आवेशों के बीच में कैसा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक जो फोर्स के फॉर्मूले में जो अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आया हुआ है, इसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, एक्चुअली स्पेस का ये पैरामीटर होता है कि आपके मीडियम में स्पेस कैसा है, हवा है, वायु है, वैक्यूम है, जल है, या कोई और गैस है, तो उन सब के लिए इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है, जल की विद्युतशीलता अलग होती है, हर किसी की अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार ये कांस्टेंट यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो कुल मिला के ये बल जो होते हैं ये मीडियम डिपेंडेंसी शो करते हैं कि मीडियम पे डिपेंड करते हैं कि आवेश के बीच में मीडियम कैसा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल इस पे निर्भर नहीं करता। इसके बाद आता है प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा फोर्स आ रहा है अब हमारे पास, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरा फोर्स होता है। तो इसके बारे में क्या बताया गया, नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परमाणु की संरचना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि परमाणु होता है, परमाणु में जैसे हम लोगों ने शायद अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ा है, या फिर आप लोग परमाणु संरचना से सभी लोग जानते होंगे कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। आपने बोर का मॉडल, सोमरफील्ड का मॉडल, या फिर थॉमसन मॉडल, कई मॉडल पढ़े होंगे, तो उसमें बताया जाता है कि थॉमसन मॉडल में तो नहीं, हालांकि बोर मॉडल में शुरू हुआ था कि आप, और रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग था उससे भी हमने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु की संरचना में परमाणु के जो मिड सेक्शन होता है उसमें नाभिक होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो मोस्टली एटम का जो मोस्ट वेट होता है वही अपने ऊपर लेके चलता है, उसी के पास सारा वेट होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं और जो उसके अराउंड जो बाहरी कक्षाएं हैं उसमें घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये हमें पढ़ाया गया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही कम लिमिटेड स्पेस में बने रहते हैं, और प्रोटॉन हम जानते हैं कि ये विद्युत धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं विद्युत उदासीन होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही कम स्पेस में आपस में साथ में रहते हैं। और जबकि धन धन आवेश जो प्रोटॉन है, अगर किसी में 2 प्रोटॉन है 4 प्रोटॉन है तो उनमें आप जैसे हम लोगों ने पिछले में पढ़ाया गया है कि प्रतिकर्षण बल लगता है सेम आवेश के बीच में, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगना नॉर्मल सी बात है, लेकिन तब भी वो एक छोटे स्पेस में बने रहते हैं। तो इनको एक छोटे स्पेस में बांधे रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स है। और जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि नाभिकीय कणों के बीच कार्यरत बल प्रबल बल आकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जो विद्युत बल था वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा था, और ये बल जो विद्युत बल है उनसे 100 गुना ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कहते हैं, जो नाभिक के अंदर कणों को नाभिक के अंदर ही बांधे रखते हैं। इसके बाद हम एक फोर्स, इसी इसी फोर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना तथा विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक होते हैं। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल से जैसे बता दिया गया, ये हम लोग 2 बार टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बल केंद्रीय बल नहीं है तथा ये बल व्युत्क्रम बल के नियम का पालन नहीं करते। देखिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, 1/r² की कोई डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं है, और ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। तीसरा, प्रबल नाभिकीय बल लघु परास में कार्यरत आकर्षण बल है। इसकी बात क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है, यानी ये केवल केवल न्यूक्लियर रेंज में ही वर्क करता है। 10 की घात -15 मीटर बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ये, मतलब लेंथ की। तो बहुत ही कम रेंज, नाभिक का जो रेंज होता है परमाणु के अंदर ही लगभग उसी रेंज में वर्क करता है, इसका कोई भी इफेक्ट बाहर नज़र नहीं आता है। फोर्थ, ये बल आवेशों की प्रकृति में निर्भर नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, इससे डिपेंडेंसी नहीं है, ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ओके। फिफ्थ पॉइंट है, ये बल प्रकृति में पाया जाने वाला प्रबलतम बल है। ऑलरेडी हम लोग ने बता दिया है कि ये बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो 3 फोर्स हमने अब तक पढ़े, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत और ये प्रबल। तो गुरुत्वाकर्षण थोड़े वीक थे, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे विद्युत बल थे, विद्युत चुंबकीय बल, और उसके बाद आ गया प्रबल नाभिकीय बल। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आ रहा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखिए इसके बारे में एक बताया गया कि रेडियोक्टिवता में बीटा क्षय के दौरान, बीटा डिके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है फिजिक्स का, के दौरान यह बल उन कणों के मध्य लगता है जो कि रेडियोक्टिव सक्रिय पदार्थ के क्षय के दौरान उत्सर्जित होता है। फिर से पढ़ लीजिए, रेडियोक्टिवता में बीटा क्षय के दौरान हुआ यह बल उन कणों के मध्य लगता है जो कि रेडियोक्टिवता सक्रिय पदार्थ के क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। बीटा क्षय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित होते हैं, जिनके मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। ये अल्प परास के बल हैं। बीटा क्षय रेडियोक्टिव नाभिक एवं प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन तथा अनावश्यक कणों एंटी न्यूट्रॉनों उत्सर्जित होते हैं। वेल यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई गई है, देखिए रिएक्शन ऊपर जो लिखी हुई है 0 N1 गिव्स 1H1, मतलब डिकेज होती है तो ये 1H1 में डिके होता है माइनस, ये एक बीटा पार्टिकल है और वो एंटी न्यूट्रॉनो दिया हुआ है, तो ये एक रिएक्शन है। तो जब भी ये वाली रिएक्शन होती है जिसमें बीटा डिके हो रहा होता है, तो बीटा डिके में जो पार्टिकल्स जो डिके होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में ये दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। तो इसके बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से अपने मतलब बैचलर की डिग्री में जब बीएससी या अगर एमएससी करते हैं उन कोर्सेज में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, फिर से बता दूँ, ये फिजिक्स का बीटा डिके। तो ये कभी भी इस पे पूरे पूरे चैप्टर्स होते हैं आपको जो पढ़ने को आएंगे अपने मास्टर्स लेवल में। सो ये कुल मिला के आपको बताया गया कि ये कुछ पर्टिकुलर कण हैं जो बीटा डिके के दौरान जो कण उत्सर्जित होते हैं उनके मध्य कार्य करता है। तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल केस नहीं है, रेडियोएक्टिव पदार्थों में देखने को मिलता है। इसके गुण क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल लघु परास में कार्यरत आकर्षण बल है, फिर से अट्रैक्शन फोर्स है, नो रिपल्शन एंड रेंज इज वेरी शॉर्ट। सेकंड पॉइंट है ये बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं कोई। ओके। थर्ड पॉइंट है दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। तो कुल मिला के ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेज हो गए, वीक उनसे ज़्यादा थोड़े से प्रबल ये आपके वीक वीक फोर्स हो गए। और फिर आपके इलेक्ट्रिक फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज एंड नेक्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज हैं आपके न्यूक्लियर फोर्सेज। सो तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमने आज ये फोर्सेज पढ़े हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने इस समय आप लोगों ने 4 फोर्सेज पढ़ लिए हैं। इन 4 फोर्सेज के बाद हम लोग को कुछ कंजर्वेटिव क्वांटिटीज़ पढ़नी है आगे। सो लेकिन अभी के केस में आप लोगों ने शुरू से अब तक 4 टाइप के 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेज पढ़ लिए। इन 4 कैटेगरी ऑफ फोर्सेज के आप नोट्स बनाइए, अपने पास रखिए संभाल के। कोई भी डाउट या कोई आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जब भी कोई मैं नया लेक्चर अपलोड करता हूँ तो आप लोग को तुरंत उसकी न्यूज़ मिल जाए। तो कोई भी और डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी अगर आपको सजेशन हो कि सर आपका लेक्चर में सर ये चीज़ हम नहीं पा रहे हैं या फिर हमें ये चीज़ हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू, वी विल मेट नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।